हे गाइस, माय नेम इज अनुज कुमार शर्मा एंड वेलकम टू अपनी कक्षा। और आज हम बात करने वाले वेक्टर्स और स्टैक के बारे में। तो स्टैक आपका काफी इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर होता है और स्टैक से आपकी काफी सारी प्रॉब्लम सॉल्व होती हैं जो नॉर्मली बहुत मुश्किल हो जाती है सॉल्व करनी। स्टैक काफी हैंडी होता है। तो आज हम जानेंगे स्टैक्स कैसे काम करते हैं और स्टैक की इंप्लीमेंटेशन जावा के अंदर किस तरीके से होती है और खुद का एक स्टैक इंप्लीमेंट करेंगे। उसके साथ साथ आज वेक्टर भी करने वाले हैं हम। ये देखो जावा वेक्टर एंड स्टैक। तो वेक्टर भी एक डेटा स्ट्रक्चर होता है जावा के अंदर, ये भी लिस्ट इंटरफेस इंप्लीमेंट करता है। और देखते हैं ये वेक्टर क्या है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो बेसिकली वेक्टर भी एक आपका एरे लिस्ट की तरह होता है। जैसे आपकी एरे लिस्ट एक डायनेमिक एरे होती है, वैसे ही वेक्टर भी आपका एक डायनेमिक एरे होता है। डायनेमिक एरे आपको पहले से ही पता है, एरे लिस्ट में मैं पहले ही देख लिया था कि जैसे जैसे उसके अंदर हम एलिमेंट्स ऐड करते आते हैं वैसे वैसे उसका साइज बढ़ता रहता है। हाँ, वेक्टर भी सेम टू सेम बिल्कुल वैसा ही है। आप जैसे जैसे वेक्टर्स के अंदर एलिमेंट्स डालते हैं तो वेक्टर्स का जो कैपेसिटी है, वेक्टर का जो साइज है वो इंक्रीज होता रहता है। लेकिन फिर दोनों में डिफरेंस क्या है, तो दोनों में डिफरेंस जान लेते हैं आज। सबसे पहले यहाँ पे आते हैं। तो मैंने एक क्लास बना रखी है, इंटरफेस बनाया हुआ है, इंटरफेस नहीं आई मीन पैकेज बनाया हुआ है वेक्टर्स एंड स्टैक्स का। इसके अंदर एक मेन क्लास है, इसके अंदर एक वेक्टर का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। लेट्स से वेक्टर ऑफ इंटीजर। ठीक है, और ये वेक्टर आपका java.util के अंदर होता है, तो इसे हम इंपोर्ट करा लेते हैं। तो हमारा वेक्टर इंपोर्ट हो चुका है। और जिस तरीके से एरे लिस्ट के अंदर आप एलिमेंट्स डालते रहते हो और वो रिसाइज होता रहता है, वैसे वेक्टर भी होता है। तो v.add, देख रहे हो, v.add कुछ भी, तो बिल्कुल आप एरे लिस्ट वाले ऑपरेशंस इसके अंदर कर सकते हो। लेकिन फिर इसके फायदे क्या हैं और इसके नुकसान क्या हैं। तो वेक्टर्स की अगर आप इंप्लीमेंटेशन देखोगे, तो जावा ने जैसे इंप्लीमेंट किया हुआ है वेक्टर, तो वेक्टर्स के अंदर आप पाओगे कि वेक्टर देखो लिस्ट इंटरफेस से बना हुआ है और सिंस जावा 1.0 जेडीके 1.0, और इसके अंदर जो भी मेथड्स हैं ऐड करने वाले, रिमूव करने वाले, वो सारे सारे सिंक्रोनाइज्ड हैं। अभी हमें पता नहीं है सिंक्रोनाइज कीवर्ड का मतलब क्या होता है, लेकिन ये बेसिकली थ्रेड सेफ बनाने काम में आता है आपका ऑपरेशंस को। तो इसका मतलब क्या है, ये जो फंक्शन है, ये जो भी फंक्शंस है, इसका मतलब ये कॉपी इनटू, ट्रिम टू साइज, जितने भी इसके फंक्शन है जो सिंक्रोनाइज्ड हैं, वो सारे के सारे थ्रेड सेफ हैं। इसका मतलब क्या हुआ, तो आपके कंप्यूटर में हो सकता है कि एक पीस ऑफ कोड है, ये कोड है कुछ, ठीक है, और ये कोड सपोज करो कुछ नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहा है, 2 × 3 × 5 × 7, ठीक है। तो अगर आपके पास सिर्फ एक सीपीयू होता है, एक कोर होता है जिसके अंदर एक ही प्रोसेसर होता है, तो वो क्या करता है, वो पहले दो नंबर्स को लेता है, इनको मल्टीप्लाई करता है, इनका रिजल्ट अपने अंदर स्टोर करता है, फिर अगले वाले के साथ मल्टीप्लाई करता है और इनका रिजल्ट अपने अंदर स्टोर करता है, और फिर इसके रिजल्ट के साथ ये नंबर मल्टीप्लाई होता है और आपको ये फाइनल आउटपुट मिलता है। तो कितने स्टेप लगे आपके, 1 2 3, ये 3 स्टेप्स लगे। लेकिन अब वहीं आपके पास दो कोर्स हैं, ठीक है, ये कोर 1 है, ये कोर 2 है, दो कोर्स हैं। तो ये क्या करेंगे, ये आपस में इसको डिवाइड कर लेंगे। ये आप सपोज करो ये प्रोग्राम ही है, तो इस प्रोग्राम को डिवाइड कर लेंगे। ये तो ये वाला कंप्यूटर, ये वाला प्रोसेसर ये कैलकुलेशन कर रहा है और ये वाला प्रोसेसर पैरेलली दूसरी कैलकुलेशन कर रहा है, और इसका जो रिजल्ट आएगा 6, इसका रिजल्ट आएगा 35। फिर फाइनली ये इसकी कैलकुलेशन कोई भी एक कर देगा और 210 हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपके सिर्फ 2 स्टेप्स लगे, देख रहे हो, और यहाँ पे आपके 3 स्टेप्स लग रहे हैं। तो फायदा क्या हुआ, यहाँ पे 2 स्टेप्स लग रहे हैं, यहाँ पे 3 स्टेप्स लग रहे हैं। तो ये फास्टर है क्योंकि यहाँ पे दो कोर्स एक साथ, दो प्रोसेसर्स एक साथ मिलके काम कर रहे हैं। तो ये होता है आपका एक साथ काम करना, ठीक है। और कई बार हम चाहते हैं कि कुछ हमारे प्रोग्राम्स होते हैं, कुछ हमारे सपोज करो गेमिंग्स होते हैं, गेमिंग में जो रेंडरिंग होती है उनमें सेम ऑपरेशन हो रहे होते हैं, और वो हम ऑपरेशंस जो हैं अफोर्ड कर सकते हैं मल्टीपल कोर्स में चलाना एक साथ। तो आपके जो ग्राफिक्स कार्ड होते हैं उसमें बहुत सारे कोर्स होते हैं और वो सारे सारे एक साथ एक ही प्रोग्राम रन कर रहे होते हैं, बेसिकली एक ही कैलकुलेशन वो बार बार रिपीटेटिवली कर रहे होते हैं। तो इसी वजह से आपकी रेंडरिंग बहुत ज़्यादा फास्ट होती है जीपीयूज़ की हेल्प से। वो एकदम अलग टॉपिक है। यहाँ पर वो मैं बात कर रहा था सिंक्रोनाइज की और थ्रेड सेफ की, वो उसका मतलब क्या है। तो बेसिकली होता है क्या, हर प्रोसेस का एक थ्रेड होता है, ठीक है। एक प्रोसेस के अंदर मल्टीपल थ्रेड्स भी हो सकते हैं। सपोज करो 2 थ्रेड आए, और ये 2 थ्रेड भी आप इस तरीके से समझ सकते हो कि पैरेलल काम हो सकता है इन दोनों के ऊपर, ठीक है। तो ये थ्रेड आया और इसने एक लिस्ट के अंदर ऐड फंक्शन कॉल कर दिया, और लिस्ट हमारे पास एक ही है, ठीक है। सपोज करो ये लिस्ट है और इस थ्रेड ने लिस्ट के ऊपर ऐड फंक्शन कॉल कर दिया, और ये जैसे लिस्ट के अंदर ऐड करने वाला था, सपोज करो ऐड 5, दूसरे वाले थ्रेड ने भी कह दिया ऐड 5, नहीं इसने कह दिया सपोज ऐड 10। तो ये लिस्ट कहां पर ऐड करेगी, क्योंकि सेम टाइम पे ये दोनों ऑपरेशन कॉल हो रहे हैं, ऐड 5 और ऐड 10 सेम टाइम पे कॉल हो रहे हैं। तो हो सकता है कभी 5 आगे आए 10 बाद में आए, या फिर हो सकता है कभी 10 बाद में आए 5 पहले आए,
ठीक है, या फिर यहाँ पे क्लैश हो सकता है कुछ कि किसको पहले डालना है, तो वहां पर काम आता है आपका सिंक्रोनाइज कीवर्ड। और सिंक्रोनाइज कीवर्ड क्या करता है, सिंक्रोनाइज कीवर्ड बेसिकली आपके इस ऐड फंक्शन के ऊपर आप लॉक लगा देते हो और आप बोलते हो कि ये लॉक जिस थ्रेड के पास होगा सिर्फ वही ऐड कर सकता है लिस्ट के अंदर। तो सपोज करो इस वाले थ्रेड ने बोल दिया ऐड 5 विद सिंक्रोनाइज कीवर्ड, तो यहाँ पर सिंक्रोनाइज लगा देते हैं हम, और ये सारा सारा लॉक लगाने का काम करता है। तो ये ऐड 5 वाला फंक्शन ये थ्रेड लॉक लगाएगा और पहले 5 को इंसर्ट करेगा, उसके बाद ये लॉक रिलीज कर देगा जब ये ऐड वाला फंक्शन काम अपना कंप्लीट कर लेगा। उसके बाद ये वाला थ्रेड ऐड 10 कॉल करेगा और फिर ये लॉक एक्वायर होगा और फिर ये 10 डालेगा। ठीक है, सिंक्रोनाइज फंक्शन समझ में आ रहा है। सिंक्रोनाइज फंक्शन बेसिकली आपके ऑपरेशंस को थ्रेड सेफ बनाता है। और वेक्टर्स के अंदर ये सिंक्रोनाइज कीवर्ड अंदर लगे हुए हैं सारे के सारे, ये वेक्टर क्लास है और इसके अंदर जितने भी फंक्शंस हैं उन सभी के अंदर आपके सिंक्रोनाइज कीवर्ड लगा हुआ है। तो सेट, साइज, कैपेसिटी, साइज, ये सारे के सारे फंक्शंस आपके सिंक्रोनाइज्ड हैं। बट एरे लिस्ट के अंदर ऐसा नहीं है, एरे लिस्ट के अंदर आपके फंक्शन सिंक्रोनाइज नहीं होते हैं। तो सिंक्रोनाइज लगाने से फायदा क्या होता है, सिंक्रोनाइज लगाने से फायदा आपको समझ में आ गया कि एक साथ अगर दो फंक्शंस पार्ट लेना चाहते हैं किसी ऑपरेशन के अंदर, तो पहले एक को वेट करना पड़ेगा, दूसरा काम करेगा, फिर जब दूसरा अपना काम करके निकल जाएगा तब पहला वाला जा सकता है। लेकिन नुकसान क्या है, नुकसान ये है कि ओवरहेड है, खामखा का ओवरहेड है। मतलब अभी आप नॉर्मल प्रोग्रामिंग कर रहे हो तो आप मल्टीपल सीपीयूज का यूज नहीं करोगे, ठीक है, आप थ्रेडिंग नहीं लगा रहे होगे आप अपने प्रोग्राम्स के अंदर, ठीक है, थ्रेड्स का यूज नहीं कर रहे होगे, तो वहां पे आपको बेनिफिट है ही नहीं इस चीज का। आप खामखा में एक ओवरहेड लगा रहे हो, आप खामखा में लॉक लगाने में अपना टाइम लगा रहे हो, ठीक है, तो टाइम बढ़ जाता है किसी भी ऑपरेशन के अंदर। तो ये ऐड ऑपरेशन जो लिस्ट के अंदर था, एरे लिस्ट के अंदर, वो बहुत फास्ट होता है क्योंकि उसको किसी भी थ्रेड मेंटेन करने की जरूरत नहीं, कोई भी लॉक मेंटेन करने की जरूरत नहीं होती। बट वेक्टर के अंदर वो सिंक्रोनाइज कीवर्ड है, सिंक्रोनाइज कीवर्ड की वजह से वहां पे उसको प्रॉपर लॉकिंग मैकेनिज्म अपना मेंटेन करके रखना पड़ता है, जिसकी वजह से टाइम ज़्यादा लगता है उस ऐड ऑपरेशन के अंदर। ठीक है, तो रिकमेंड किया जाता है कि आप एरे लिस्ट यूज़ करो वेक्टर के ऊपर, ठीक है, हमेशा एरे लिस्ट यूज़ करना चाहिए। और साथ ही साथ एक और चीज़ होती है, आपको मैंने बताया था कि जब भी लिस्ट के अंदर एलिमेंट्स हम डालते हैं तो जैसे ही एक सर्टेन थ्रेशोल्ड पे पहुंचता है तो लिस्ट का साइज बढ़ जाता है। तो एरे लिस्ट का साइज बेसिकली बढ़ता है 1.5 टाइम्स। तो एरे लिस्ट का साइज बढ़ता है बेसिकली 1.5 टाइम्स और वेक्टर का साइज बढ़ता है ट्वाइस। ठीक है, तो कुछ एलिमेंट्स आप डाल रहे हो और सपोज करो आपने इसके अंदर 10 एलिमेंट्स डाल दिए, ठीक है, तो अभी फिलहाल इसकी कैपेसिटी होती है सपोज करो 10, अभी 10 कैपेसिटी है, लेकिन आपने इसके अंदर 10 एलिमेंट्स डाल दिए तो उसकी कैपेसिटी हो जाएगी 20 वेक्टर की। लेकिन एरे लिस्ट की कैपेसिटी अभी भी 15 ही होगी, तो आप कुछ स्पेस बचा रहे हो। आपने सपोज करो सिर्फ 11 एलिमेंट्स डाले लेकिन फिर भी आप 20 स्पेसेस यूज कर रहे हो, वहीं आप एरे लिस्ट के अंदर सिर्फ 15 स्पेसेस यूज कर रहे हो। तो आपको मेमोरी एफिशिएंट अगर प्रोग्राम बनाना है, टाइम एफिशिएंट प्रोग्राम बनाना है, तो श्योरली आप एरे लिस्ट यूज करोगे, वेक्टर यूज नहीं करोगे। सिर्फ यही एक डिस्टिंक्शन है दोनों के केस में, बाकी सारे ऑपरेशन वेक्टर और स्टैक के अंदर बिल्कुल सेम होते हैं। ठीक है, और ये खुल गया, इसे बंद कर देते हैं। तो यहां भी वही लिखा है, इन जावा बोथ एरे लिस्ट एंड वेक्टर इंप्लीमेंट्स द लिस्ट इंटरफेस एंड प्रोवाइड द सेम फंक्शनैलिटीज, हाउएवर देयर एग्जिस्ट सम डिफरेंस बिटवीन देम। द वेक्टर क्लास synchronizes each individual operation. This means whenever we want to perform some operation on vectors, the vector class automatically applies a lock to that operation. However, in array list methods are not synchronized. ठीक है, बिल्कुल सेम वही जो मैंने आपको बताया अभी। It is also recommended to use array list in place of vector because vector are not thread safe and are less efficient. Vectors are actually thread safe and are less efficient. ठीक है, यहाँ नोट नहीं आएगा, तो प्रैक्टिकली तो नहीं बट थ्योरेटिकली तो कह सकते हैं थ्रेड सेफ होते हैं। एंड लेस एफिशिएंट, तो लेस एफिशिएंट तो श्योरली है क्योंकि आपको वहाँ पे आप एक लॉक लगा रहे हो और उसमें टाइम लगता है। ठीक है, और मेमोरी एफिशिएंट भी नहीं है। तो वेक्टर इतना ही था। वेक्टर आई डोंट थिंक आप ज़्यादा यूज़ करोगे, वेक्टर्स मैं बहुत कम यूज़ करा था मैंने, मतलब जब सीख रहा था वेक्टर तभी यूज़ किया था, उसके बाद तो कभी यूज़ में आया नहीं। आज पढ़ने वाले हम स्टैक। ठीक है, तो स्टैक आपका बहुत इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर है। ठीक है, जितना मैं स्ट्रेस कर रहा हूँ उतना कम है इसके ऊपर, स्टैक के ऊपर। स्टैक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर है। स्टैक के यूसेजेस बहुत सारे हैं, एप्लीकेशंस बहुत सारे, रियल वर्ल्ड के अंदर भी और नॉर्मल आपके कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के अंदर या फिर नॉर्मल क्वेश्चंस के अंदर, इंटरव्यूज के अंदर काफ़ी बार पूछा जाता है। तो स्टैक आज ठीक से कर लेते हैं। स्टैक एक डेटा स्ट्रक्चर है और ये किस टाइप का डेटा स्ट्रक्चर है, इसके अंदर बेसिकली पुश और पॉप ऑपरेशन आप करते हो, डालना या निकालना। तो किसी भी डेटा स्ट्रक्चर की डेफिनेशन बेसिकली क्या होती है कि इसके अंदर आप मल्टीपल अलग अलग टाइप से कुछ डेटा को रख सकते हो।
तो इसी तरीके से स्टैक के अंदर भी आप कुछ डेटा को रख सकते हो और किसी उसी डेटा को आप बाद में रिट्रीव भी कर सकते हो, लेकिन इसके अंदर पर्टिकुलरली स्पेसिफाइड है किस तरीके से डेटा रखा जाएगा और निकाला जाएगा। तो बेसिकली होता है क्या है, जो डेटा, जो भी एलिमेंट, ठीक है, जो भी एलिमेंट या डेटा सबसे लास्ट में डाला गया था वो सबसे पहले निकलता है इसके अंदर, ठीक है, जो सबसे लास्ट में डाला था वो सबसे पहले निकलता। इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं एक बार। तो यहाँ पे देख रहे हो आप कुछ प्लेट्स रखी हुई हैं, सपोज करो ये प्लेट्स हैं, एक के ऊपर एक के ऊपर एक प्लेट्स रखी हुई हैं, एक के ऊपर एक के ऊपर एक, ठीक है, आपके किचन में प्लेट्स रखी होती हैं। तो जो प्लेट सबसे ऊपर रखी थी, जो सब प्लेट सबसे लास्ट में रखी थी, जब निकालने की बारी आती है तो सबसे पहले वही प्लेट बाहर निकलती है ना। तो जो सबसे लास्ट में एलिमेंट डाला था आपने वो सबसे पहले निकलता है। तो इसको आप और भी कह सकते हो लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो यहाँ लिखा है इन स्टैक एलिमेंट्स आर स्टोर्ड एंड एक्सेस्ड इन लास्ट इन फर्स्ट आउट मैनर। तो जो सबसे लास्ट में गया था वो सबसे पहले बाहर आएगा। दैट इज एलिमेंट्स आर एडेड टू द टॉप ऑफ स्टैक एंड रिमूव फ्रॉम द टॉप ऑफ द स्टैक। तो जैसे एरे के अंदर क्या होता है, एरे के अंदर आप कभी कहीं भी एलिमेंट डाल सकते हो, ठीक है, इंसर्ट कहीं भी कर सकते हो। सिमिलरली लिंक लिस्ट के अंदर भी आप कहीं भी एलिमेंट इंसर्ट कर सकते हो, आगे पीछे बीच में कहीं भी। लेकिन स्टैक के अंदर स्पेसिफाइड है कि स्टैक के अंदर जब भी एलिमेंट डाला जाएगा तो सबसे ऊपर डाला जाएगा, सबसे टॉप में डाला जाएगा, और जब निकाला भी जाएगा तो सबसे टॉप वाला एलिमेंट ही निकाला जाएगा, ठीक है। कंसिडर एन एग्जांपल ऑफ प्लेट्स स्टैक्ड ओवर वन अनदर इन द कैंटीन। तो वही एग्जांपल है, कैंटीन में जब आपकी प्लेट्स होती हैं तो सबसे ऊपर जो प्लेट होती है वो सबसे लास्ट में रखी गई होगी और उसको निकाला भी सबसे पहले जाता है। The plate which is at the top is the first one to be removed. That is the plate which has been placed at the bottommost position remains in the stack for the longest period of time. ठीक है, तो आगे मूव करते हैं। अब ये जो स्टैक है वो काफ़ी तरीकों से इंप्लीमेंट हो सकता है। आप एरेज का यूज़ करके स्टैक इंप्लीमेंट कर सकते हो, आप लिंक लिस्ट का यूज़ करके इंप्लीमेंट कर सकते हो स्टैक को, और हम अपनी लिंक लिस्ट का यूज़ करके स्टैक इंप्लीमेंट करने वाले हैं आज। तो बेसिकली अगर आप देखोगे जावा के अंदर किस तरीके से बना हुआ है, तो जावा के अंदर स्टैक इज अ क्लास विच एक्सटेंड्स वैक्टर। तो वैक्टर जो अभी हमने पढ़ा, वैक्टर को एक्सटेंड करता है स्टैक, और वैक्टर इंटर्न्स इंप्लीमेंट्स लिस्ट, और वो एक्सटेंड करता है कलेक्शन। तो ये तो मैं पहले से ही पता था कि वैक्टर इंप्लीमेंट्स लिस्ट, बट स्टैक जो है वो वैक्टर को एक्सटेंड कर रहा है। बाकी सारे हमने देखे थे, आपका एरे लिस्ट हो गया, लिंक लिस्ट हो गया, वो नहीं करते वैक्टर को एक्सटेंड, वो डायरेक्ट लिस्ट को इंप्लीमेंट कर रहे होते हैं, बट स्टैक जो है वो वैक्टर को एक्सटेंड कर रहा होता है। इसकी वजह से ही स्टैक, कई बार हम बोलते हैं कि ये जो स्टैक क्लास है ये हमें डायरेक्टली यूज़ नहीं करनी चाहिए अगर हम स्टैक इंप्लीमेंट कर रहे हैं। एक अलग डी क्यू करके आता है, ठीक है, या डैक कह सकते हैं उसे, वो बाद में पढ़ रहे होंगे जब हम क्यूज़ के अंदर मूव करेंगे, वो इंप्लीमेंट करते हैं हम डबल एंडेड क्यू बेसिकली, और वो स्टैक इंप्लीमेंट करने काम में आता है। बट ये वाली क्लास भी देख लेते हैं, स्टैक क्लास, ठीक है। तो जावा के अंदर जो फंक्शंस प्रोवाइडेड है वो है पुश, कि एलिमेंट डालना है कोई, पॉप एलिमेंट बाहर निकालना है कोई, पीक अगर आपको टॉप का एलिमेंट देखना है कि हेड पे अभी क्या रखा हुआ है, ठीक है, तो सबसे टॉप एलिमेंट को हम हेड बोलते हैं, जैसे इंग्लिश के अंदर भी सबसे पहले एलिमेंट को हेड बोलते हैं। इसी तरीके से स्टैक के अंदर जो सबसे टॉप का एलिमेंट होता है उसे हम हेड एलिमेंट कहते हैं या हेड कहते हैं। सर्च करना है किसी एलिमेंट को या फिर एम्प्टी, तो इसके अंदर एम्प्टी करके फंक्शन होता है, इज एम्प्टी नहीं होता, एम्प्टी होता है। ओके, तो क्या क्या फंक्शंस हो गए, तो सपोज करो ये मेरा स्टैक है, और स्टैक के अंदर टॉप से एलिमेंट डालते हैं और टॉप से ही बाहर निकालते हैं एलिमेंट को, ठीक है। तो लास्ट इन फर्स्ट आउट होता है। सपोज करो मैंने इस तरीके से एलिमेंट डाले, कुछ ए डाला, फिर बी डाला, फिर सी डाला। इनको आप प्लेट समझ सकते हो, पहले ए प्लेट डाली, फिर बी प्लेट, फिर सी प्लेट, और जब निकालने की बारी आएगी तो सबसे पहले सी प्लेट बाहर निकलेगी, फिर बी बाहर निकलेगा, फिर ए बाहर निकलेगा, उसके बाद मेरा स्टैक एम्प्टी हो जाएगा। ओके, और फिलहाल जो मेरा हेड है वो यहाँ पर सी पर होगा, ठीक है। तो हेड होता है सी के ऊपर फिलहाल, और जब भी बाहर निकालते हैं किसी चीज़ को तो हेड बाहर निकलता है और हेड एक नीचे आ जाता है, हेड अब बी पे आ जाएगा जब सी बाहर निकलेगा तो, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या चल रहा है, ठीक है। तो ऑपरेशन क्या क्या हो गए, तो सबसे पहले हो गया पुश ऑपरेशन। तो पुश, लेट्स से मैं पुश डी करता हूं, तो पुश डी करते ही डी पुश हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है। तो पुश ऑपरेशन करते ही डी पुश हो जाएगा इस स्टैक के अंदर, ये मेरा स्टैक है। और पॉप करते के साथ ही हाँ डी बाहर आ जाएगा, क्योंकि सबसे टॉप पे डी एलिमेंट है, तो ये डी एलिमेंट बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो अब पॉप करते ही इसके अंदर कुछ नहीं बचा टॉप में, और अब हेड पॉइंट कर रहा है सी को। पहले हेड डी को पॉइंट कर रहा था, मैंने बनाया नहीं, बट हेड डी को पॉइंट कर रहा था जैसे पुश किया आपने, और जैसे उसे पॉप किया हेड नीचे चला गया और हेड बाहर चला गया, हेड पे जो एलिमेंट था। तो पॉप करते के साथ ही पॉप में जो रिजल्ट मिलेगा आपको वो होगा डी एलिमेंट। इसी तरीके से अब ये अगर आप पीक करोगे इस टाइम पर, इस स्टेट में पीक करोगे, तो पीक करने से बेसिकली आप एक तरीके से ये समझ लो ये वेल है और इसमें आप पीक कर रहे हो, तो सबसे टॉप एलिमेंट आपको दिखेगा। तो इसी तरीके से अगर आप यहाँ से देखोगे, ठीक है, ये पीक करोगे तो सबसे टॉप पे एलिमेंट जो होगा वो आपको दिखेगा। तो पीक करते ही आपको मिलेगा सी, क्योंकि फिलहाल टॉप पर सी है,
और सिमिलरली एक सर्च ऑपरेशन होता है और एक एम्प्टी ऑपरेशन होता है, बट बेसिकली ये 3 ऑपरेशन आपके बहुत मेजर होते हैं और ये 3 ऑपरेशन ही आपके सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं जब भी हम स्टैक का यूज़ कर रहे होते हैं किसी भी क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो ज़रा देखते हैं ये किस तरीके से स्टैक इंप्लीमेंटेड है जावा के अंदर ऑलरेडी, उसके बाद हम अपना खुद का स्टैक का इंप्लीमेंटेशन कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये वेक्टर हटाया मैंने और देखते हैं स्टैक किस तरीके से बना हुआ है। तो स्टैक ऑफ लेट्स से इंटीजर ही, तो ये सारी आपकी जेनेरिक क्लासेस हैं और जेनेरिक्स हमें आ गया ठीक से, जेनेरिक किस तरीके से इंप्लीमेंट करते हैं, जेनेरिक से आप खुद की क्लासेस कैसे बना सकते हैं। तो ये स्टैक क्लास भी जेनेरिक है और लेट्स से इसका नाम है स्टैक दे दिया, न्यू स्टैक। तो स्टैक बेसिकली एक क्लास है और ये मैंने इंपोर्ट करा ली java.util से। वेक्टर को हटा देते हैं और स्टैक के अंदर जो फंक्शंस होते हैं वो होते हैं स्टैक डॉट पुश और स्टैक डॉट पॉप। तो मैं सपोज करो स्टैक के अंदर 3-4 एलिमेंट पुश करता हूँ। सबसे पहला 12, उसके बाद लेट्स से 24, फिर फाइनली लेट्स से 36। तो मैंने ये 3 एलिमेंट्स पुश किए और एक एलिमेंट पॉप किया। तो ये पॉप करने पे एक रिटर्न देता है और रिटर्न क्या करता है, वो एलिमेंट जो उसने पॉप किया है। तो मैं लेट्स से यहाँ पर मांग लेता हूँ इंट पॉप्ड इक्वल्स टू दिस। तो जरा प्रिंट करा के देख लेते हैं कि ये पॉप्ड एलिमेंट क्या है और इसे रन करते हैं। तो पॉप्ड एलिमेंट है आपका 36। 36 क्यों है, तो सबसे पहले आपने डाला 12, उसके बाद आपने डाला 24, उसके बाद आपने डाला 36। तो अभी फिलहाल 36 टॉप पर है। तो जब निकालने की बारी आएगी तो 36 सबसे पहले बाहर निकलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले 36 बाहर निकला तो ये 36 पॉप हो गया। उसके बाद अगर आप दोबारा से पॉप फंक्शन कॉल करोगे यहाँ पे, मतलब ये चीज आप अगर दोबारा लिखोगे तो अब जो पॉप होगा वो होगा 24। लेट्स से देखते हैं। तो पहले 36 पॉप हुआ, फिर 24 पॉप हुआ, उसके बाद आपका 12 पॉप होगा। उसके बाद भी अगर आप पॉप फंक्शन कॉल करते हो, मतलब अगर आप एम्प्टी स्टैक के अंदर पॉप फंक्शन कॉल करते हो तो आपको एक एक्सेप्शन थ्रो हो जाएगा। एक बार करके देखते हैं। नहीं पॉप्ड, तो मैंने 3 बार पॉप कर दिया। उसके बाद लेट्स से मैं एक और बार पॉप करता हूं। तो एलिमेंट मैंने 3 डाले हैं बट पॉप मैंने 4 बार किया है, देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे एक एम्प्टी स्टैक एक्सेप्शन आता है और हमें लाइन भी पता चल रही है किस लाइन में एरर आया है। तो हमारी मेन क्लास जावा लाइन नंबर 22 में एरर है और लाइन नंबर 22 में हमने क्या मचाया हुआ है, तो हमने ये किया हुआ है, ठीक है। तो ये आपके फंक्शन होते हैं पुश, पॉप और पीक। पीक वाला फंक्शन भी जरा देख लेते हैं क्या करता है। तो सपोज करो मैंने ये पॉप कर दिया, टॉप एलिमेंट 36 पॉप हो चुका है। अब मुझे देखना है कि अभी टॉप पे क्या है। तो इंट पीक्ड इक्वल्स टू स्टैक डॉट पीक और देखते हैं क्या प्रिंट होता है। सबसे पहले 36 हुआ, फिर अभी टॉप पर है 24, इसलिए पीक हुआ 24। कूल। तो हमें ये सारे ऑपरेशन पता चल चुके हैं और जरा एक बार स्टैक की क्लास देख लेते हैं किस तरीके से इंप्लीमेंटेड है। तो स्टैक एक्सटेंड्स वेक्टर और एक्सटेंड कर रहा है वेक्टर को, तो वेक्टर के जितने भी फंक्शंस होंगे वो सारे इसको एक्सेसिबल होंगे और वेक्टर्स की इंप्लीमेंटेशन पहले से इसके पास होंगी। तो पुश वाला फंक्शन ये रहा और सिमिलरली पॉप वाला फंक्शन ये रहा। आप यहाँ देख रहे हो पॉप वाला फंक्शन सिंक्रोनाइज्ड है, पीक वाला फंक्शन भी सिंक्रोनाइज्ड है, पुश वाला फंक्शन सिंक्रोनाइज्ड नहीं है। और पुश वाले फंक्शन के अंदर हम ये ऐड एलिमेंट कॉल कर रखा है। ऐड एलिमेंट पे जाते हैं तो ऐड एलिमेंट वाला फंक्शन सिंक्रोनाइज्ड है, ठीक है, सब सिंक्रोनाइज्ड है। और अगर हम देखेंगे ये ऐड एलिमेंट कर क्या रहा है, तो ये ऐड एलिमेंट इस ऑब्जेक्ट को ले रहा है और ये मॉड काउंट पे ध्यान मत देना। ये मॉड काउंट बेसिकली आपको बताता है कि ये जो स्टैक का इंस्टेंस है इसमें कितने मॉडिफिकेशन हो चुके हैं फिलहाल तक, तो कितने भी ऐड, कितने भी डिलीट, ये सारे ऑपरेशन इसको मॉड काउंट को प्लस प्लस कर देते हैं हमेशा। ओके, ये इस ऐड फंक्शन को कॉल कर रहा है और ये ऐड फंक्शन कहाँ से आया इसके पास, ये ऐड फंक्शन आया इसके पास वेक्टर से। और वेक्टर के पास ये ऐड फंक्शन कहाँ से आया, वेक्टर ने बेसिकली लिस्ट को इंप्लीमेंट किया हुआ है, तो ये लिस्ट वाला ऐड फंक्शन यहाँ पे इसने इंप्लीमेंट किया हुआ है। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब ये हुआ जो ये हमारा स्टैक है ये अपनी इंप्लीमेंटेशन के लिए वेक्टर का यूज कर रहा है। स्टैक बेसिकली एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है हमारे पास यहाँ पे यूज करने के लिए, बट ये स्टैक भी
ये जो क्लास है ये इम्प्लीमेंट करने के लिए अपने आप को वेक्टर का यूज़ ले रही है, वेक्टर का, ठीक है। तो जितने भी आपके पुश पॉप ऑपरेशन हमें मिल रहे हैं बने बनाए, वो इंटरनली एरे का यूज़ कर रहे हैं, वेक्टर का यूज़ कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है। हम बनाते हैं एक लिंक लिस्ट का यूज़ करते हुए, देखते हैं लिंक लिस्ट का यूज़ करते हुए वेक्टर कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ओके, तो जरा देखते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, वेक्टर एंड स्टैक इंटरफेस के अंदर आया और एक नया पैकेज बना लेते हैं, नो नॉट न्यू पैकेज, एक नई क्लास बना लेते हैं और इस क्लास का नाम हम देते हैं माई स्टैक, ठीक है। तो जैसे हमने माई लिंक लिस्ट बनाया था लास्ट क्लास में, वैसे ही माई स्टैक क्लास बनाने वाले हैं हम, और इसके अंदर हमारी खुद की इंप्लीमेंटेशन होगी, इसको भी जेनेरिक बना लेते हैं हम। तो स्टैक के अंदर क्या क्या चाहिए होता है, हम इसका लिंक लिस्ट का यूज़ करके इसे इंप्लीमेंट करने वाले हैं। सबसे पहले देख लेते हैं व्हाइट बोर्ड के ऊपर किस तरीके से इंप्लीमेंट होगा। तो अगर कोई भी आपको पूछता है कि कोई भी आपको कहता है कि ये क्लास इंप्लीमेंट करो, तो आपको पता होना चाहिए इस क्लास की फंक्शनैलिटीज़ क्या क्या हैं, और आपको वो फंक्शनैलिटीज़ नोट डाउन करनी है सबसे पहले। तो मेरी जो स्टैक क्लास है इसके अंदर बेसिकली 3 फंक्शनैलिटीज़ होंगी। सबसे पहला होगा पुश ऑपरेशन, दूसरा होगा पॉप ऑपरेशन, और तीसरा होगा पीक ऑपरेशन, ठीक है। पुश ऑपरेशन किसी एलिमेंट को पुश कर रहा होगा, पॉप ऑपरेशन एक एलिमेंट को रिटर्न कर रहा होगा, और पीक ऑपरेशन भी एक एलिमेंट को रिटर्न कर रहा होगा। ये 3 फंक्शनैलिटीज हमने लिस्ट डाउन कर दी। अब इनको हमें बना के देना है। अंदर क्या चल रहा है उसके क्लास के हमें फर्क नहीं पड़ता, बट जो क्लास हम बना के देंगे उस क्लास को ये 3 चीज़ें इंप्लीमेंट करनी है। अब ये क्लास कैसे इंप्लीमेंटेड है, ये फंक्शंस किस तरीके से इंप्लीमेंटेड है, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। बट हमने देख लिया कि जो नॉर्मल स्टैक क्लास हमारी इंप्लीमेंटेड होती है जावा के अंदर, जेडीके के अंदर, वो आपकी वेक्टर को यूज़ करके बनी हुई है। अब हम देखते हैं कि लिंक लिस्ट का यूज़ करके हम कैसे बना सकते हैं। तो हमें पहले से ही पता है कि लिंक लिस्ट जो होती है वो कुछ इस तरीके से बनी होती है ना, कि सबसे पहले आपका एक हेड होता है और हर नोड के पास एक अपना डेटा होता है, और दूसरा उसका अगली नोड का एड्रेस होता है। हर नोड के पास अपना डेटा है और अगली नोड का एड्रेस है, और इसके पास नल है, कोई भी नेक्स्ट एड्रेस नहीं है, ये लास्ट नोड है सपोज करो। ओके, तो इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर है, और हम चाहते हैं इसके अंदर पुश ऑपरेशन इंप्लीमेंट करना। और पुश और पॉप ऑपरेशन हमें पता होना चाहिए क्या करने वाले हैं। तो पुश ऑपरेशन बेसिकली कुछ पुश करेगा, और पॉप ऑपरेशन क्या पॉप करेगा, क्या एक्सपेक्ट करते हैं पॉप ऑपरेशन से, कि जो सबसे लास्ट में पुश किया गया था वो पॉप हो। सिमिलरली पीक ऑपरेशन क्या करेगा, पीक ऑपरेशन से क्या एक्सपेक्टेशन है कि पीक ऑपरेशन जो सबसे लास्ट में एलिमेंट पुश किया गया था उस एलिमेंट को हमें रिटर्न कर दे, बट उसे पॉप ना करे, बस उसको पीक कर दे, मतलब बता दे क्या एलिमेंट है टॉप पे, ठीक है, सबसे लास्ट में क्या एलिमेंट डाला गया था बस वो बता दे। पॉप ऑपरेशन लास्ट एलिमेंट को डिलीट कर देगा, निकाल देगा, उसे रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो फिलहाल हमारा हेड यहाँ पर है, टॉप पर है, हमने कुछ एलिमेंट पुश किया, सपोज करो 1 पुश किया तो 1 यहाँ पे आ गया, उसके बाद 2 पुश किया तो 2 यहाँ चला जाएगा, सिमिलरली 3 पुश किया तो 3 यहाँ चला जाएगा। तो हमने पुश तो कर दिया, चलो 1 2 3, हमें बोला किसी बंदे ने कि 1 2 3 डालो स्टैक के अंदर, हमने 1 2 3 इस तरीके से डाल दिए। लिस्ट के अंदर ऐड करना हमने पहले देख लिया था, लिस्ट के अंदर ऐड कैसे होता है, लिस्ट के अंदर ऐड वाला फंक्शन हमने लगा दिया यहाँ पे, कूल। अब हमें वो कहता है पॉप ऑपरेशन, पॉप करो, तो हम पॉप क्या करेंगे, पॉप हमें करना चाहिए लास्ट एलिमेंट जो डाला गया था, क्योंकि स्टैक तो यही कहता है कि स्टैक के अंदर जो लास्ट एलिमेंट होता है वो पॉप होना चाहिए। तो अब ये लास्ट एलिमेंट हम कैसे पॉप करें इसमें से, तो हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट एलिमेंट के साथ और इटरेट करते चलेंगे लास्ट एलिमेंट तक, और फिर ये लास्ट एलिमेंट रिटर्न कर देंगे। तो 1 2 3 थर्ड एलिमेंट पे आए और थर्ड एलिमेंट रिटर्न कर दे जब पॉप फंक्शन कॉल हुआ। तो इस तरीके की इंप्लीमेंटेशन अगर हम करेंगे तो हमारा ये इंप्लीमेंट हो जाएगा। सिमिलरली अगर कोई बोलता है पीक ऑपरेशन करो, तो उसी तरीके से पीक ऑपरेशन के लिए भी हम लास्ट तक जाएंगे और लास्ट एलिमेंट हम रिटर्न कर देंगे, सिंपल है। और अगर कोई बोलता है पुश ऑपरेशन करो तो पुश हम एंड में कर देंगे। तो इस तरीके से हम अपनी इंप्लीमेंटेशन लिंक लिस्ट का यूज़ करते हुए स्टैक की इंप्लीमेंटेशन कर सकते हैं। तो ज़रा देखते हैं क्या करने वाले हैं। तो बेसिकली 3 फंक्शन होंगे, void पुश जिसको कुछ एलिमेंट चाहिए और ये पुश कर देगा, ई पॉप जो एक ई रिटर्न करेगा, एलिमेंट रिटर्न करेगा ई टाइप का, और सिमिलरली ई पीक ये भी एक एलिमेंट रिटर्न करेगा। और इनको जरा इंप्लीमेंट करते हैं। तो इसके लिए हमें एक लिंक लिस्ट चाहिए होगी सबसे पहले, और वो लिंक लिस्ट हमें, आपको याद होगा लिंक लिस्ट हमने लास्ट क्लास में बनाई थी एक माई लिंक लिस्ट करके। तो हम इस माई लिंक लिस्ट का यूज़ करने वाले हैं जो हमने खुद से इंप्लीमेंट की थी लास्ट क्लास में। ये उसकी सारा कोड है। तो इसके अंदर ये ऐड वाला फंक्शन है, ये प्रिंट वाला फंक्शन हम यूज़ नहीं करेंगे, इज एम्प्टी वाला फंक्शन आई थिंक यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये नोड है। तो ये हमने लास्ट क्लास में देख लिया था। अगर आपने नहीं देखी थी वो लास्ट क्लास की वीडियो तो प्लीज़ देख लेना। माई लिंक लिस्ट की ये वाली क्लास की इंप्लीमेंटेशन हमने बेसिक से करी थी बिल्कुल।
तो सबसे पहले तो इस माई लिंक लिस्ट क्लास का एक इंस्टेंस बना लेते हैं। तो इसको प्राइवेट ही रखते हैं क्योंकि बाहर की दुनिया को फ़र्क नहीं पड़ता कि अंदर हम क्या कर रहे हैं। तो प्राइवेट माई लिंक लिस्ट ऑफ ई टाइप, एल नाम रख देता हूँ मैं इसका, इक्वल्स टू न्यू माई लिंक्ड लिस्ट। ठीक है, और इसे इंपोर्ट करा लेते हैं हम। तो इंपोर्ट हो गया और अब हमारे पास एक लिंक लिस्ट है जो ऐड ऑपरेशन सपोर्ट करती है। तो मैं क्या करूँगा, जब भी मुझे वो पुश करने के लिए बोलेगा तो मैं लिंक लिस्ट के अंदर पुश कर दूंगा और हमारे पास वो ऐड फंक्शन है लिंक लिस्ट का ई, और इससे हमारा वो लिंक लिस्ट के अंदर ऐड हो जाएगा। ओके, तो ये सारे जो फंक्शंस इसके अंदर हैं माई लिंक लिस्ट के अंदर, वो सारे पैकेज प्राइवेट हैं, देख रहे हो, कोई भी एक्सेस मॉडिफायर नहीं है इनके अंदर। तो इनको जरा हम पब्लिक कर देते हैं, सिर्फ इसी को पब्लिक कर देता हूँ मैं। तो अब ये एरर चला गया यहाँ से। तो पुश करने के लिए तो कुछ नहीं करना, लिस्ट के अंदर सबसे लास्ट में हमें ऐड कर देना है, लिंक लिस्ट के सबसे लास्ट में हमें ऐड कर देना है, और कुछ नहीं। बट पॉप करते टाइम हम क्या करेंगे, पॉप करते टाइम चेक करेंगे सबसे पहले तो क्या लिस्ट हमारी एम्प्टी है। अगर लिस्ट हमारी एम्प्टी है तो हमें एरर दे देना है। तो उसके लिए ये हमारा बूलियन इज एम्प्टी वाला फंक्शन काम आएगा। इसको भी पब्लिक कर देते हैं। ठीक है, पब्लिक हो गया ये। और इफ लिंक लिस्ट इज एम्प्टी वी कैन थ्रो एक्सेप्शन, और इसके अंदर हम बता सकते हैं थ्रो न्यू एक्सेप्शन, सॉरी। ठीक है, और उसके लिए हमें ये वाला फंक्शन जो है, ओके, एड रिटर्न स्टेटमेंट थ्रोज एक्सेप्शन, और उसके लिए हमें ठीक है भाई रिटर्न कर देंगे, रुक जा यहाँ पे वार्निंग्स मिल रही है। ठीक है, तो अगर हमें लिंक लिस्ट अगर हमारी एम्प्टी है तो हमें ये काम करना है, एक्सेप्शन थ्रो करनी है और रिटर्न। तो अब हमें क्या करना है, पॉप करना है, तो लास्ट एलिमेंट को रिमूव करना पड़ेगा। तो लास्ट एलिमेंट को रिमूव कैसे करेंगे हम, तो माई लिंक लिस्ट जो क्लास है इसी के अंदर हमने कोई रिमूव का फंक्शन नहीं बनाया है जो रिमूव करने का काम है। तो एक काम करते हैं, एक रिमूव वाला फंक्शन भी बना ही लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो पब्लिक ई रिमूव लास्ट नाम देते हैं इसका। तो ये इस लिंक लिस्ट के अंदर से लास्ट एलिमेंट को रिमूव करने का काम में आएगा। ओके, तो सबसे पहले इटरेट करते हुए लास्ट तक जाना है और लास्ट एलिमेंट को रिटर्न कर देना है। तो सबसे पहले एक टेम्प बनाते हैं, सिमिलरली जैसे यहाँ पे हमने किया हुआ था, लास्ट वीडियो में देखा था हमने। तो सबसे पहले टेम्प हमारा हेड होगा, और वाइल टेम्प डॉट नेक्स्ट इज नॉट नल, टेम्प इक्वल्स टू टेम्प डॉट नेक्स्ट, और ऐसा करते जाएंगे और फिर हम इससे हमारे लास्ट एलिमेंट पे पहुंच जाएंगे। लेकिन हम ये नहीं चाहते ना कि हम सबसे लास्ट एलिमेंट पे पहुंच जाएं। वो क्यों नहीं चाहते हम, जरा गौर से देखो। तो मुझे लास्ट एलिमेंट अपनी लिस्ट से हटाना है, मैं कैसे हटा सकता हूँ इस लास्ट एलिमेंट को। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, इस एलिमेंट का जो नेक्स्ट है वो नल कर देना है। बेसिकली इस एलिमेंट का जो नेक्स्ट है, अभी फिलहाल इसको पॉइंट कर रहा है, अगर वो नल को पॉइंट करने लग जाए तो ऑटोमेटिकली ये चला गया यहाँ से। अब इस एलिमेंट का नेक्स्ट नल कैसे पॉइंट करेगा, मुझे बताना पड़ेगा इस एलिमेंट को कि तुम्हारा जो नेक्स्ट है वो नल है। इसका मतलब मुझे इस एलिमेंट का सेकंड लास्ट एलिमेंट का रेफरेंस चाहिए किसी भी तरीके से। सेकंड लास्ट एलिमेंट की डेफिनेशन क्या है, सेकंड लास्ट एलिमेंट कौन सा है, सेकंड लास्ट एलिमेंट वो है जिसका नेक्स्ट एलिमेंट का नेक्स्ट नल है। समझ में आया? ये सेकंड लास्ट एलिमेंट क्यों है, क्योंकि इसके बाद जो एलिमेंट है उसका नेक्स्ट नल है। ठीक है, क्लियर है? तो अगर मुझे सेकंड लास्ट एलिमेंट निकालना है तो मुझे कब तक लूप चलाना है, while the temp dot next is not null। ठीक है, तो फिलहाल temp सपोज करो ये है, तो temp का नेक्स्ट अभी नल है नहीं, temp का नेक्स्ट नल नहीं है, इसलिए सेकंड लास्ट एलिमेंट नहीं है। तो temp एक आगे मूव कर जाएगा, फिर temp अब यहाँ पे आ गया। अब चेक करेंगे क्या temp का नेक्स्ट नल है, तो हाँ नल है, इसका मतलब ये ही सेकंड लास्ट एलिमेंट है। ठीक है, और कुछ और चेक्स भी होंगे वो भी हम लगाएंगे बाद में, पहले ये फ्लो देख लेते हैं। तो while temp डॉट नेक्स्ट, तो 2 बार नेक्स्ट आ गया यहाँ पे,
while temp.next.next is not null, temp equals to temp.next। ऐसा करते 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 अगर बहुत बड़ी लिस्ट होगी, करते करते मैं फाइनली सेकंड लास्ट एलिमेंट पे आ जाऊंगा। उसके बाद मुझे क्या करना है, उसके बाद बेसिकली ये जो लास्ट एलिमेंट है इसको खत्म कर देना है। तो नोड टू रिमूव इज temp.next, ठीक है। तो जो नोड रिमूव करनी है वो कौन सी है, वो ये वाली है। और बस temp.next इज नल, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे इसको सेव कर लिया टू रिमूव के अंदर इस वेरिएबल को, क्योंकि ये खो जाता अब, क्योंकि यहाँ पे मैंने नल कर दिया उसे नेक्स्ट स्टेटमेंट में। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट में नेक्स्ट लाइन में इसको नल कर दिया, इसके नेक्स्ट को नल कर दिया। अब ये नल हो चुका है और ये हमारा टू रिमूव के अंदर सेव हो चुका है। तो फाइनली क्या करना है, फाइनली बस रिटर्न कर देना है टू रिमूव डॉट डेटा। तो इस तरीके से हमारे एलिमेंट रिमूव होते हैं और लास्ट एलिमेंट हम इस तरीके से रिमूव कर सकते हैं। लेकिन अभी भी कुछ कॉर्नर केसेस हमारे बच गए हैं। सपोज करो हमारी लिस्ट जो है उसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट है, सिर्फ एक ही एलिमेंट है, तो कोई सेकंड लास्ट एलिमेंट है ही नहीं। तो ये वाली जो लाइन होगी वो लाइन हमें नल पॉइंटर एक्सेप्शन दे रही होगी, ठीक है। तो अगर हमारी लिस्ट के अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट है तो हम पहले चेक कर लेंगे, ठीक है। टेम्प ये रहा हमारे पास और हम देख लेंगे कि इफ temp.next इज नल, इसका मतलब सिर्फ एक ही एलिमेंट है लिस्ट के अंदर अगर, तो क्या काम करना है, तो हमारा जो हेड होगा वही नल हो जाएगा बेसिकली। अब हमारी लिस्ट में से हमें हटा देना सब कुछ। तो अगर लिस्ट के अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट है तो हमें उस एक एलिमेंट जो एक लास्ट एलिमेंट बचा हुआ है उसी को हटा देना है, ठीक है। तो हमारी हेड हो जाएगा नल, क्योंकि लिस्ट खत्म हो चुकी है। अब लिस्ट के अंदर जो लास्ट एलिमेंट था हमने वो भी हटा दिया है, तो हमारा हेड हो जाएगा नल। और उसको नल करने से पहले उसको सेव कर लेते हैं कहीं, नोड टू रिमूव इज हेड, फिर हेड हो गया नल और फिर रिटर्न टू रिमूव। और इसको कास्ट कर देते हैं टू रिमूव डॉट, वैसे भी वैल्यू रिटर्न करनी है हमें इसकी, टू रिमूव डॉट डेटा। तो ये हमारा यहाँ से रिटर्न हो जाएगा। और सपोज करो लिस्ट हमारी पहले से एम्प्टी है, हेड पहले से नल को पॉइंट कर रहा है, तो उस केस में ये वाली लाइन भी एक्सेप्शन थ्रो कर रही होगी, ठीक है। तो ये सारे के सारे केसेस हमें ध्यान में देने होते हैं हमेशा। तो ये वाली लाइन भी हमें नल रिटर्न कर रही होगी उस केस में। तो इसका मतलब क्या है कि लिस्ट पहले से ही एम्प्टी है और उसके अंदर से आप लास्ट एलिमेंट निकालना चाहते हो, तो इसको आप किस तरीके से हैंडल करोगे वो हमें खुद सोचना होता है। तो मैं तो क्या करूँगा, यहाँ पे एक्सेप्शन थ्रो करूँगा। इसका एक्सेप्शन थ्रो करने से क्या फ़ायदा होगा कि यूज़र को पता चल जाएगा कि वो कुछ गलत कर रहा है। लिस्ट पहले से ही एम्प्टी है और उस एम्प्टी लिस्ट के अंदर से भी वो कुछ मांग रहा है। तो ये फंक्शन एक्सेप्शन थ्रो करेगा, इसका मतलब। और अगर टेम्प ही नल है, मतलब हेड ही नल है, तो थ्रो न्यू एक्सेप्शन और कैन नॉट रिमूव लास्ट एलिमेंट फ्रॉम। ठीक है, तो ये हमारा रिमूव लास्ट वाला फंक्शन भी एट लास्ट तैयार है। तो इसको हमें ये नहीं करना होगा अगर हम यहाँ पे पहले ही ई लिख देंगे। सिमिलरली यहाँ पे भी अगर हम पहले से इसको बता देंगे तो एक्सप्लिसिटली बताने की ज़रूरत नहीं होगी, और जो वार्निंग्स आ रही थी वो भी चली गई हमारी। कूल। अब इस रिमूव लास्ट वाले फंक्शन को हमें यूज़ करना है अपने माई स्टैक के अंदर। और किस तरीके से यूज़ करेंगे हम, तो पॉप करने की बारी है। तो लिंक लिस्ट डॉट रिमूव लास्ट और इसको रिटर्न कर देते हैं। तो देख रहे हो कितना आसानी से हमारा एक एक लाइन में काम हो रहा है। पुश वाला ऑपरेशन भी एक लाइन में हो गया, पॉप वाला ऑपरेशन भी एक लाइन में हो गया। एल डॉट रिमूव लास्ट, लिंक लिस्ट में से बस लास्ट रिमूव करना है और हमारा पॉप ऑपरेशन काम कर जाएगा। इसी तरीके से पीक ऑपरेशन बनाना है हमें। तो पीक ऑपरेशन आप किस तरीके से बनाएंगे वो भी देख लेते हैं। तो लिंक लिस्ट के अंदर हम करते हैं गेट लास्ट फंक्शन बना लेते हैं। गेट लास्ट, जो एक लास्ट जो एलिमेंट है वो रिटर्न करेगा।
ये भी एक्सेप्शन थ्रो करेगा। और सिमिलरली ये सेम कोड होगा इसका भी, बस कुछ कुछ चेंजेस होंगे, हमें बस नल नहीं करना चीज़ों को। तो टेम्प हमारा हेड होगा, अगर टेम्प पहले से नल है तो आप पीक कर रहे हो गलत एलिमेंट के अंदर, तो कैन नॉट पीक लास्ट एलिमेंट फ्रॉम एम्प्टी लिंक लिस्ट, ठीक है। अगर ये ही लास्ट एलिमेंट है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो इस लाइन को हम हटा सकते हैं यहाँ से। और जो लूप चलेगा वो हमारा लास्ट एलिमेंट तक जाएगा, वाइल टेम्प डॉट नेक्स्ट इज नॉट नल, टेम्प इक्वल्स टू टेम्प डॉट नेक्स्ट। और फाइनली रिटर्न क्या करना है, फाइनली टेम्प डॉट डेटा। समझ में आ रहा है ये फंक्शन में हुआ क्या? इस फंक्शन में हुआ क्या, मैं आगे बढ़ते गया जब तक इसका एलिमेंट नल नहीं हुआ, इसका नेक्स्ट नल नहीं हुआ, तो मैं लास्ट एलिमेंट पे पहुंच गया, ठीक है। सपोज करो ये कनेक्टेड था, मैं लास्ट एलिमेंट पे पहुंच गया, उसके बाद मैंने क्या रिटर्न कर दिया, लास्ट एलिमेंट डॉट डेटा। ये मैंने रिटर्न कर दिया, लास्ट एलिमेंट है मेरा टेम्प, टेम्प डॉट डेटा मैंने रिटर्न कर दिया, तो मेरा इससे लास्ट एलिमेंट मिल गया मुझे। तो पीक करते टाइम हम रिटर्न कर देंगे लिंक लिस्ट डॉट गेट लास्ट, और एक एरर आ रहा है क्योंकि ये शायद पब्लिक नहीं बनाया, पब्लिक बनाया है। ओके, यहाँ पे भी थ्रोज आएगा, ये एक्सेप्शन थ्रो करेगा ये वाला फंक्शन अगर कुछ प्रॉब्लम हुई तो। सिमिलरली हम ये वाली स्टेटमेंट यहाँ भी लिख सकते हैं कि कोई अगर हमें पीक करता है, हमारे स्टैक को पीक करता है विच इज़ एम्प्टी, तो यहीं से मिल जाएगी उसे वार्निंग कि पीकिंग फ्रॉम एम्प्टी स्टैक इज़ नॉट अलाउड। तो ये हमारी प्यारी सी छोटी सी एक लिंक लिस्ट बन के तैयार है। एक और इसमें वार्निंग आ रही है जिसको हम हटा सकते हैं ये करके, ठीक है। अब कोई वार्निंग नहीं है माई लिंक लिस्ट के अंदर, ना ही कोई वार्निंग है आपकी माई स्टैक के अंदर। तो हमने माई लिंक लिस्ट का यूज़ करते हुए अपना माई स्टैक इम्प्लीमेंट किया है और काफ़ी अच्छे से इम्प्लीमेंट हो गया ये। इसको देखते हैं काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो इस स्टैक की जगह मैं यूज़ करूँगा माई स्टैक, और हमने स्टैक के अंदर अपने बनाया ऑपरेशन पुश। स्टैक के अंदर हमने पॉप फंक्शन भी बनाया है, तो पॉप में क्या प्रॉब्लम है, अनहैंडल एक्सेप्शन, ओके। मेन फंक्शन माइट थ्रो एक्सेप्शन, तो यहाँ पे थ्रोस एक्सेप्शन लगाना पड़ेगा अब, ठीक है। तो ये वाला पुश वाला फंक्शन हमने बनाया है माई स्टैक के अंदर, इसलिए यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। सिमिलरली हमने पॉप वाला फंक्शन भी बनाया है, तो यहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और पीक वाला फंक्शन बनाया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जो आउटपुट पहले आती थी 36 एंड 24, वो अभी भी आनी चाहिए अगर ये ठीक से काम कर रहा है तो। देखते हैं, इसे रन करता हूँ मैं, और अभी भी ये 36 एंड 24 दे रहा है। इसका मतलब जो हमने स्टैक अपना खुद का इंप्लीमेंट किया है यहाँ पे माई स्टैक, ये काम कर रहा है ठीक से, और हमें अब इसकी ज़रूरत नहीं है जावा डॉट यूटिल स्टैक की, क्योंकि हमने खुद का स्टैक बनाना आ गया है। तो कई बार क्या होता है ना यार, कई बार कुछ कंपनीज होती हैं और वो अपने एडिटर खुद के देती हैं कंपनीज में, जब आप कोडिंग राउंड चल रहा होता है उनका, और वो अपने एडिटर में कुछ भी लाइब्रेरीज अलाउ नहीं करती हैं। कई बार तो वो स्ट्रिंग लाइब्रेरी भी अलाउ नहीं करती, स्ट्रिंग के अंदर जो मेन फंक्शंस होते हैं काफ़ी सारे, वो भी अलाउ नहीं करती, तो उसके लिए भी आपको खुद से कोड करना होता है। कई बार वो जो बेसिक चीज़ें होती है स्टैक और क्यूज, लिंक लिस्ट, ये सब भी खुद से नहीं देती, लाइब्रेरी यूज़ करने नहीं देती जावा डॉट यूटिल को। तो उस केस में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है जहाँ पे आपका स्टैक यूज़ होगा, तो वहाँ पे आपको स्टैक खुद से इंप्लीमेंट करना पड़ेगा स्क्रैच से, ठीक है। तो लिंक लिस्ट इज़ अ वे टू गो, और लिंक लिस्ट से काफ़ी इजीली आपका स्टैक बन जाता है। आप एरेज का यूज़ करके भी स्टैक इंप्लीमेंट कर सकते हो, और डबली लिंक लिस्ट का यूज़ करते हुए स्टैक और भी इजीली इंप्लीमेंट हो जाता है, और ज़्यादा एफिशिएंट होता है वो। बट उसकी बात हम बाद में करेंगे जब हम दोबारा एक इटरेशन आ रही होगी स्टैक की, ठीक है, जब स्टैक के ऊपर कुछ अच्छी अच्छी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होंगे। एक बार जरा इस एम्प्टी स्टैक में से पॉप करने का ट्राई करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो मैंने स्टैक को एम्प्टी कर दिया और इसे पॉप करने का ट्राई करूंगा इसमें से। तो जो हमने एक्सेप्शन बनाई थी वो काम कर रही है। पॉपिंग फ्रॉम एम्प्टी स्टैक इज नॉट अलाउड, देख रहे हो। और ये एक्सेप्शन कहाँ से थ्रो हो रही है, माई क्लास नंबर 9 में से, और ये एक्सेप्शन यहाँ पे कहाँ से आई, माई स्टैक जावा 15 में से। तो ये जो हमने एक्सेप्शन बनाई थी वो काम कर रही है, ठीक है। सिमिलरली अगर आप लिंक लिस्ट के अंदर से भी ट्राई करते हो वो फंक्शंस कॉल करना, ये वाले फंक्शंस,
तो यहाँ पे आपको एक्सेप्शन मिल जाएगी, ठीक है। कभी आप रिमूव लास्ट ट्राई कर दो लिंक लिस्ट के अंदर से, अगर आपकी लिंक लिस्ट पहले से ही एम्प्टी है तो आपको यहाँ पे ये एक्सेप्शन मिलेगी। कूल। तो हमारा स्टैक यार बन चुका है, और स्टैक का बेसिकली यूज़ क्या होता है और कहाँ कहाँ पर आपको पता चलता है कि किस क्वेश्चन में आपको यूज़ करना है, बेसिकली वो जरा जान लेते हैं। तो स्टैक बेसिकली कब काम आता है, जब आप किसी स्टेप्स के थ्रू जा रहे हो, कुछ स्टेप्स ले रहे हो और आगे बढ़ते जा रहे हो, और फिर आपको वापस उन्हीं स्टेप को फॉलो करते हुए वापस आना है। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ? सपोज करो कुछ आपके एक राउट है, आपको ए से बी पॉइंट तक जाना है, फिर बी से सी पॉइंट तक जाना है, फिर सी से डी पॉइंट तक जाना है, फिर घर भी तो वापस आना है। तो आप क्या करोगे, पहले सी से डी पॉइंट तक वापस आओगे, फिर मतलब डी से सी पॉइंट पर वापस आओगे, फिर सी से बी पॉइंट पर वापस आओगे, फिर बी से ए पॉइंट पर वापस आओगे। तो एक तरीके से आप स्टैक बना रहे हो, एक के ऊपर एक के ऊपर एक डालते जा रहे हो, फिर निकालते टाइम एक के ऊपर एक से एक के ऊपर एक निकालते जा रहे हो, ठीक है। तो कोई आपने पाथ फॉलो कर लिया और उससे अगर आपको वापस आना है उसी मैनर में, तो वहाँ पे हम स्टैक यूज़ कर रहे होते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं और उनके सॉल्यूशन के लिए हम स्टैक यूज़ करते हैं। बेसिकली आप एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हो अगर आप, तो एंड्रॉयड फ़ोन अगर हम यूज़ करते हैं तो हम मल्टीपल स्क्रीन खोलते हैं किसी भी ऐप के अंदर, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक स्क्रीन खोलते आते हैं। फिर जब हम बैक बटन दबा रहे होते हैं तो क्या होता है, वो स्क्रीन स्टैक में से हटती है। तो होता है क्या, हर वो सारी स्क्रीन जो हम दबाते जा रहे हैं, कुछ भी क्लिक करके जो मल्टीपल स्क्रीन आते आ रही हैं, वो एक के ऊपर एक स्टैक में आती जा रही है, और जब हम बैक बटन दबा रहे हैं तो वो स्टैक में से रिमूव हो रही है। तो टॉप स्क्रीन रिमूव होगी तो उसके पहले जो थी वो आपको दिखेगी। अब फिर हम बैक बटन दबाएंगे तो स्टैक में से वो वाली जो टॉप एलिमेंट है वो रिमूव हो जाएगा, और उसके नीचे जस्ट नीचे जो है वो आपको दिखेगा, ठीक है। तो स्टैक का आप यूज समझ रहे हो यहाँ पे। सिमिलरली रिकर्जन के अंदर बहुत ज़्यादा यूज होता है। रिकर्जन के अंदर रिकर्जन और स्टैक एक तरीके से सिमिलर ही हैं। तो जिस तरीके से रिकर्जन के अंदर आप डीप जाते जाते हो, फिर जब रिटर्न करते हैं तो वापस उसी मैनर में वापस आते जा रहते हो, है ना। इसी तरीके से आपका स्टैक भी वही होता है, आप अंदर जाते रहते हो, फिर जब आपको वापस आना होता है तो आप उसी मैनर में वापस आते रहते हो, है ना। तो स्टैक्स पर बेस्ड यार काफ़ी एक फेमस प्रॉब्लम है जो अभी भी काफ़ी लोग पूछ लेते हैं अपने इंटरव्यूज़ के अंदर। वो ये है कि आपको कुछ ब्रैकेट्स दिए हुए हैं और आपको उनको बैलेंस करना है। ब्रैकेट बैलेंसिंग इस प्रॉब्लम को कहते हैं। तो बेसिकली प्रॉब्लम क्या है, और स्टैक से ही सॉल्व होती है ये, मतलब काफ़ी इजीली सॉल्व हो जाता है स्टैक यूज़ कर रहे होते आप। तो बेसिकली है क्या ये प्रॉब्लम, तो आपको मल्टीपल एक स्ट्रिंग दी हुई है जिसके अंदर बहुत सारे ब्रैकेट्स हैं, ठीक है। और ब्रैकेट्स आपके तीन टाइप के होते हैं, एक कर्ली ब्रेसिस, एक कर्ली है, ठीक है, और ये स्क्वायर ब्रैकेट्स, और एक आपका ये पैरेंथेसिस। ये तीन टाइप के ब्रैकेट्स हो सकते हैं इस स्ट्रिंग के अंदर। और आपको बताना है फाइनली कि ये जो स्ट्रिंग है ये बैलेंस्ड है या नहीं है। बैलेंस कब होगी, जब हर एक ओपनिंग के लिए क्लोजिंग ब्रैकेट है उसके साथ ही। तो ये जैसे ये ओपनिंग है और ये कर्ली क्लोजिंग है, ये ओपनिंग है, ये क्लोजिंग है, ये दो बार ओपन हुए और ये दो बार क्लोज हो गए एक साथ, तो ये एक वैलिड है। इसी तरीके से ये भी एक वैलिड स्ट्रिंग है। क्यों, क्योंकि इसके लिए ये है, इसके लिए ये है, इसके लिए ये है, इसके लिए ये है, और इसके लिए ये है। तो ये एक वैलिड स्ट्रिंग है। ये जो ब्रैकेट्स हैं वो बैलेंस्ड हैं परफेक्टली। लेकिन कई बार बैलेंस नहीं होंगे। वो कैसे, आपने ये दो बार बना दिया, सपोज करो ये भी बना दिया, और ये बैलेंस कर दिया, ये बैलेंस कर दिया, लेकिन यहाँ पे ये लगा दिया, ऐसी कुछ स्ट्रिंग है। तो इसके लिए तो ये हो गया, इसके लिए ये हो गया, बट इसके लिए ये वाला ब्रैकेट है, तो ये बैलेंस्ड नहीं है। या फिर सपोज करो ऐसा है कुछ, तो ये भी बैलेंस्ड नहीं है। क्यों, क्योंकि ये दो ओपनिंग है, ये दो क्लोजिंग है, लेकिन इस ओपनिंग के लिए कोई क्लोजिंग नहीं है आगे। तो इस टाइप के केसेस आपके नॉन बैलेंसिंग ब्रैकेट होंगे। तो आपको बेसिकली एक स्ट्रिंग दी हुई है और आपको बताना है कि ये स्ट्रिंग जो है ये बैलेंस्ड है नहीं या नहीं है ब्रैकेट्स के अंदर। और उस स्ट्रिंग के अंदर बेसिकली ये 6 कैरेक्टर्स होंगे, ओपनिंग ओपनिंग ओपनिंग, क्लोजिंग क्लोजिंग क्लोजिंग, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं स्टैक की हेल्प से, तो हम बेसिकली क्या करते हैं, स्टैक के अंदर ब्रैकेट्स जैसे जैसे आते रहते हैं। सपोज करो इस एग्जाम्पल को लेता हूँ मैं, इस एग्जाम्पल को लेता हूँ, या फिर इसको नहीं, पहले इसको लेते हैं, इस वाले एग्जाम्पल को ले रहा हूँ। तो जैसे जैसे ब्रैकेट आते आते हैं हम स्टैक के अंदर डालते आते हैं उसे। सबसे पहले ये ओपनिंग ब्रैकेट आया तो ओपनिंग ब्रैकेट को हम डाल देंगे। वैसे ये वाला ओपनिंग ब्रैकेट आया तो इसको हम डाल देंगे स्टैक के अंदर। सिमिलरली ये वाला ओपनिंग ब्रैकेट आया तो इसको मैंने डाल दिया। फिर ये वाला ओपनिंग ब्रैकेट आया तो इसको मैंने डाल दिया। अब जैसे ही क्लोजिंग ब्रैकेट मिलता है हमें, तो हम चेक करते हैं क्या ये जो क्लोजिंग ब्रैकेट है और जो पीक करने पर जो मुझे एलिमेंट मिल रहा है,
ये दोनों सेम है या नहीं है, मतलब एक जैसे हैं या नहीं है, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो ये वाला क्लोजिंग ब्रैकेट इस वाले ओपनिंग ब्रैकेट को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, जो टॉप पे है, जो पीक एलिमेंट है। तो मैं क्या करूँगा, इस एलिमेंट को यहाँ से रिमूव कर दूंगा, ठीक है। तो पॉप कर दिया मैंने, ये सारे पुश पुश पुश, फिर मैंने पॉप कर दिया। अब मैं इस एलिमेंट पे, तो ये ओपनिंग ब्रैकेट है, तो ओपनिंग ब्रैकेट को बिना सोचे समझे डाल दो। फिर आया क्लोजिंग ब्रैकेट, तो क्लोजिंग ब्रैकेट आया तो चेक करो क्या ये जो टॉप पे एलिमेंट है उसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री है। तो हाँ, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री है। उसके बाद ये वाला क्लोजिंग आएगा तो उसके साथ चेक होगा, क्योंकि टॉप पे अब ये आ गया है, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री है, हाँ कॉम्प्लीमेंट्री है, तो पॉप कर दो। फिर ये वाला आया इसके साथ, हाँ ये कॉम्प्लीमेंट्री है, तो पॉप कर दो। फिर ये वाला आया इसके साथ, तो ये भी कॉम्प्लीमेंट्री है इसका, तो ये पॉप कर दो। और फिर ये सब करने के बाद जब आपकी स्ट्रिंग खत्म हो जाएगी, तो आपका अगर ये स्टैक एम्प्टी है, अगर ये स्टैक आपका एम्प्टी है तब तो आपने सही किया है, इसका मतलब जो आपका जो स्ट्रिंग है वो आपका सही है। अगर इस स्टैक आपका एम्प्टी नहीं आता है, या फिर किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम आपको लगता है कि कॉम्प्लीमेंट्री आपको ब्रैकेट नहीं मिला है, तो उसका मतलब आपका जो स्ट्रिंग है वो बैलेंस्ड नहीं है, ठीक है। तो काफ़ी अच्छी प्रॉब्लम है, काफ़ी नीट प्रॉब्लम है ये, तो आप ये ट्राई करो खुद से। और ये वाला प्रॉब्लम है, चेक फॉर बैलेंस्ड पैरेंथेसिस इन एन एक्सप्रेशन, ठीक है। गीक्स फॉर गीक्स पे प्रॉब्लम मिल जाएगी आपको। इसको पहले सॉल्व करना, पहले आप इसका कोड मत देख लेना कि कोड किस तरीके से काम कर रहा है। आपको पता चल चुका है किस तरीके से आप स्टैक का यूज़ करके आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। तो ये आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। आपको कुछ टेस्ट केसेस दिए हुए हैं, आपको एक स्ट्रिंग दी गई है, इसकी लेंथ आपकी 10⁵ से आगे नहीं जाएगी, और आपको बताना है फाइनल आउटपुट के अंदर या तो बैलेंस्ड लिखना है या फिर नॉट बैलेंस्ड लिखना है, ठीक है। तो बस शुरू हो जाओ यहाँ पे, और एवरेज टाइम 15 मिनट्स है, तो देख लो 15 मिनट्स में कर पाते या नहीं कर पाते। काफ़ी इजी प्रॉब्लम है, और एक बहुत बार पूछी जा चुकी है, और अभी भी लोग कई बार इस पर लड़खड़ा जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं स्टैक की हेल्प से होते हैं, और स्टैक की हेल्प से बहुत ईजिली होते हैं। देख लो कितनी सारी कंपनीज के टैग लगे हुए हैं, अडोबी, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, हाइक, ओरेकल, और ये प्रॉब्लम स्टैक की हेल्प से बहुत इजीली सॉल्व हो जाती है, ठीक है। तो खुद से ट्राई करो, अगर नहीं होता तो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसे, ठीक है। अगर हो भी जाता तो भी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे यार, और नेक्स्ट वीडियो में हम क्यूज स्टार्ट करेंगे, ठीक है। क्यू डेटा स्ट्रक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर है, वो भी स्टैक के साथ ही है, एक तरीके से स्टैक एंड क्यूज एक साथ ही बोलते हैं, ठीक है। स्टैक बेसिकली आपका होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, और आपका क्यू होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। तो उसके बारे में देखेंगे क्यू किस तरीके से इंप्लीमेंट होता है, और खुद से भी क्यू इंप्लीमेंट करके देखेंगे, ओके। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए चलते हैं। सी हैव अ गुड डे, बाय।